नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे बेहद खास कार्यक्रम 2024 का सियासी दंगल। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो लंबे लंबे वादे, डोर टू डोर कैंपेन, दुनिया भर की चुनावी रैली और लोक लुभावन वादों के बीच छठे चरण का मतदान समाप्त होने की तरफ बढ़ चला है। इस छठे चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और कश्मीर के अनंतनाग समेत कुल 58 सीटों पर सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने की तरफ है। जहां छठे चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है वहां पर राजनीतिक समीकरण बहुत दिलचस्प हैं। जहां पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 58 में से 40 सीटें बीजेपी के नाम रही, लेकिन अब कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 2019 के चुनाव में राजनीतिक प्रतिद्वंदी बने सपा, बसपा, टीएमसी, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, आरजेडी, कांग्रेस आज भविष्य बचाने के लिए एक ही इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यूपीए से इंडिया बना गठबंधन नतीजों में कितना नयापन लाएगा, ये 4 जून के नतीजे बताएंगे। लेकिन इसके इतर नए बदलते उभरते जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीटों पर हुए रिकॉर्ड मतदान के बाद कई संकेत मिल रहे हैं कि लोकतंत्र सफल हो रहा है, पुनर्जीवित हो रहा है। अब तक हुए 7 में से 6 चरणों में 543 में से लगभग 486 सीटों पर चुनाव निपटने की तरफ है, जिसका अर्थ है कि जो इन चरणों में बाजी मार गया उनका दिल्ली तक का रास्ता साफ है। वहीं मतदाताओं का खुलकर कुछ ना बोलना यानी कि साइलेंट होना नेताओं के लिए परेशानी का सबब आज भी बनता नजर आया, क्योंकि चरण अपने अंतिम वक्त में है, निपटते जा रहे हैं, लेकिन जनता की नब्ज पकड़ में नहीं आ रही। कुल मिलाकर लहर, आंधी, पर्सनालिटी, परसेप्शन, अपोजिशन, ऑप्शन जैसे शब्दों पर चुनाव फंसा हुआ है। इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 बेहद खास राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कार्यक्रम की शोभा बनेंगे। लेकिन बड़ी खबर, मतदान के बीच सियासी घमासान मचा है। नेता एक दूसरे को जमकर घेरने में जुटे हुए हैं। ओवैसी ने बीजेपी को घेरा, कहा मोदी नहीं बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री। गिरिराज सिंह बोले क्या ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन्न आ गया है। तो बड़ी खबर, जहां पर छठे चरण के लिए 58 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से जारी है। शेष 1 घंटा बचा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, राजौरी, तो वहीं दिल्ली की 7 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, यूपी की 14 सीटें, बिहार की 5 सीटें, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमाम महत्वपूर्ण राज्यों में जमकर मतदान हो रहा है। अब तक जो 3 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने। रविंद्र रैना, बीजेपी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर, आतिशी आम आदमी पार्टी की नेता हैं, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर और गौतम गंभीर बीजेपी सांसद अब तक रहे, लेकिन इस बार वॉलंटरीली उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। कुल मिलाकर अब तक छठे चरण में जो 3 बजे तक के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 49.20% मतदान हो चुका है। सबसे कम मतदान दिल्ली में पाया जा रहा है और सबसे ज्यादा मतदान बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल में। बहरहाल 6 तस्वीरें आपके सामने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, राज्यपाल भी इसमें है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। दिग्गज चेहरे, बड़े बड़े पदों पर रहने वाले, वो भी देखिए आज लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी अपनी भूमिका निभाते नजर आए। और इनके एक वोट से बहुत बड़ा संदेश भी समाज में जाता है कि बड़े बड़े सम्मानित पदों पर बैठे व्यक्ति भी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लिहाजा एक आम आदमी का कर्तव्य बन जाता है कि वो लगातार हर 5 साल में पड़ने वाले लोकसभा, विधानसभा चुनावों में अपनी भूमिका सुनिश्चित करे, क्योंकि आपके एक वोट की ताकत से लोकतंत्र बहुत मजबूत होता है। कई मुद्दों पर आप वोट से चोट भी पहुंचा सकते हैं। अगर सरकार ने सेटिस्फाई नहीं किया तो भी आप वोट कीजिए और सरकार ने आपसे आपकी उम्मीदों से ज्यादा बेहतर शानदार काम किया तो भी आप वोट कीजिए, लेकिन वोट जरूर कीजिए। शेष 1 घंटा बचा है मतदान संपन्न होने में छठे चरण का। अभी भी अगर आप घर से बाहर नहीं निकले हैं तो तमाम कामों को साइड रखें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज के दिन अगर आपने मतदान नहीं किया तो आप अगले 5 साल तक अपने सांसद या सरकार से सवाल पूछने के अधिकारी नहीं होंगे। आप वो अधिकार खो देंगे क्योंकि आपने वोट दिया ही नहीं। 4 तस्वीरें आपके सामने। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, आप नेता दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज व बीजेपी नेता कमलजीत सहरावत, ये लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं दिल्ली से।
तस्वीरें आपके सामने हैं, एक एक करके दिन भर की तमाम हाइलाइट्स तस्वीरों को जल्दी जल्दी आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको भी अंदाजा हो कि आज का दिन कितना बेहद खास रहा। क्या आम क्या खास, हर व्यक्ति मतदान केंद्रों का दौरा करता नजर आया, वहां पर पहुंचे, मतदान किया, उसके बाद स्याही वाली उंगली भी दिखाई और लोगों से बम्पर अपील की है। अभी भी लगातार अपील की जा रही है कि जमकर मतदान करें, पहले मतदान फिर जलपान, सुबह से ये नारे चलते रहे। लेकिन अब जब शाम का वक्त आ चला है, तापमान भी नीचे आया है, धूप भी कम हुई है, सूर्य देव की गर्मी भी कम पड़ रही है, तो लिहाजा आप अपने अंदर के एक अच्छे मतदाता की भूमिका को उभारें और मतदान केंद्रों पर जाएं। अभी भी वक्त है, शेष 1 घंटा बचा है, मतदान केंद्रों पर जाएं और वोटिंग करें। तो आज अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में छठे चरण के लिए मतदान हो रहा है। 3 बेहद खास मेहमान, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। समझने का प्रयास करेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक आज जो छठे चरण का मतदान हुआ, उन्हें वो किस निगाह से देखते हैं, नजर आ रहे हैं। क्या आंधी चल रही है, क्या लहर चल रही है, क्या जो अपोजिशन है वो अब ऑप्शन के रूप में नजर आ रहा है या नहीं। राकेश सिंह परमार जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, स्वागत शुक्रिया आपका। दिलीप यशवर्धन जी है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अमिताभ कुमार जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राकेश जी, सुबह से जमकर देख रहे होंगे कि वोटिंग हो रही है, दिल्ली से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर अनंतनाग राजौरी और अनंतनाग राजौरी से लेकर यूपी टू बंगाल, जगह जगह मतदान हो रहा है, बड़ी बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या आंकलन लगा पाए हैं सर, लहर चल रही है या आंधी चल रही है? गोस्वामी जी, आपको दोनों पैनलिस्टों के साथ दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, आज का मतदान वैसे देखिए, मतदाता के रूप में हर आदमी के वोट की कीमत एक ही वोट है, लेकिन फिर भी भारत का राष्ट्रपति आज मतदान दिए, उपराष्ट्रपति दिए, नेता विपक्ष, सत्ता पक्ष के शीर्ष नेताओं ने दिया, नेता पुत्रों में प्रियंका वाड्रा के दोनों बच्चों ने मतदान दिया, नेता में नवीन पटनायक जी ने दिया। मतलब सीनियर से लेकर के जूनियर तक आज बड़ा अच्छा लगा टीवी पर देख करके मतदान का, भारत की बहुमुखी चीजें देखने को मिली। लेकिन अब आते हैं कि क्या लगा। देखिए, मैं हमेशा से आपके चैनल पर कहता आ रहा हूं कि लग ही नहीं रहा कि क्या लगा। आखिर हम चर्चा किस बात पर करें, कोई मुद्दा हो उस पर चर्चा करें कि ये विपक्ष ने मुद्दा रेज किया। आरक्षण है, आरक्षण बचाना है, संविधान बचाना है, विकास के मुद्दे हैं, राम मंदिर मुद्दा है, धारा 370 मुद्दा है, बिन बुलाए मेहमान के तौर पर पाकिस्तान तक मुद्दा बन गया जिसका दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। कोई कह रहा है कि मंगलसूत्र बचाना है, कोई कह रहा है कि भाई प्रॉपर्टी बचाना है। इतनी सारी चीजें तो है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि मुद्दा विहीन चुनाव है। गोस्वामी जी, अजीब बात, जितने मुद्दा है आपने कहा, इसमें से आपको हंसी नहीं आई? मैं बड़ा खुश, मतलब बड़ा परेशान हूँ कि इतना कहते हो आप, हंसी एक बार भी नहीं। एक भी मुद्दा है जिन जिन बातों को आपने कहा, संविधान बचाना। सर, हंसी तो इस बात की आती है कि मछली मटन जैसे मुद्दे, जिनका क्या मतलब सर पर्सनल चीजें हैं, वो लोकसभा चुनाव में चर्चा का विषय बनी है। अब यही अफसोस की बात है कि मछली खाएगा या मुर्गा खाएगा, यह मुद्दा इसलिए है क्योंकि आप किसी और मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते। सत्ता पक्ष ये क्यों चाहेगा? तो वो तो मुर्गा मछली पान गुटखा पलाएगा, यह काम आपका है। देखिए, विपक्ष ने महंगाई का मुद्दा लाया, किसानों का मुद्दा लाया, मैं बिल्कुल ठीक कर लाया, लेकिन एक चीज बताइए कि क्या एक ही मुद्दे पर सारा विपक्ष एक रहा? क्या सभी विपक्ष ने आज, देखिए छठा चरण थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा, अभी एक ही चरण रह गया है, क्या विपक्ष का कोई साझा घोषणा पत्र आया? मान लीजिए कि विपक्ष की सरकार बन जाएगी, दिल्ली में ही कहता मैं, हम दिल्ली में बैठे हैं, तो 4 सीट पर आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो काम करेगा और 3 सीट पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो काम करेगा, क्योंकि वो अपने मैनिफेस्टो पर वोट मांगा है, उसने अपने मैनिफेस्टो पर वोट मांगा है। पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन का यही तो हाल है, हर आदमी का अपना मैनिफेस्टो है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर कोई चर्चा हुई? यही तो बड़ा सवाल है ना कि प्रधानमंत्री जी कहते नजर आए थे जब बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया था, तब उन्होंने कहा था कि इलेक्शन मैनिफेस्टो पे तो चर्चा होगी, हम तो पहले से ही अगले 100 दिन के कामकाज का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड तैयार कर चुके, अगर सत्ता में आए तो हम ये काम करेंगे। अब ये देखिए कि एक तरफ एक ऐसा राजनीतिक दल है जो कह रहा है कि अगर हम सरकार में आए तो हमने 100 दिन का रोड मैप बना लिया है, और एक ऐसा इंडिया अलायंस दल है जिसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का कुछ अता पता नहीं, प्रधानमंत्री का कुछ अता पता नहीं, वो अगले 100 दिन तो इसी में खपा देगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री।
ऐसा है, देखिए नरेंद्र मोदी ने अगले 100 दिन तो अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कहा है। वो ये थोड़े कहेंगे कि मैं हार रहा हूँ, कोई हारने के लिए नहीं कहता। तो उनका तो जेन्युइन वो बनता है कि जी मैं जीता हूँ, मैं ही जीतूंगा, मेरे पास 100 दिन का। वो तो अगले 5 साल के लिए, वो तो 47 तक के लिए वोट मांग रहे हैं। आज की छोड़ दीजिए, तो हम 20 साल 30 साल आगे तक का वोट मांग रहे हैं। वो उनका कॉन्फिडेंस लोगों को दिखाने, जनता को और अपने कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए अब की बार 400 पार, वो 500 पार भी कह सकते थे। लेकिन यह काम विपक्ष का है कि वह बताए कि मेरा 200 दिन का कार्यक्रम आ गया, मैं पहले दिन ये कार्यक्रम करूंगा। लेकिन वो विपक्ष यह कार्यक्रम नहीं कर गया। जो आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, अब तक 1942 से अब तक नरेंद्र मोदी की तारीफ होगी कि उन्होंने राष्ट्रपति शासन एक बार भी नहीं लगाया। पश्चिम बंगाल में 15-20 बार राष्ट्रपति शासन का कार्यक्रम बन गया था। जिस वक्त पंजाब में प्रधानमंत्री को रोक दिया गया था, राष्ट्रपति का शासन का कार्यक्रम उस दिन बन गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सम्मान किया संविधान का और कहा कि चुने हुए, तो बड़ा सवाल है राकेश चुने हुए के हिसाब से करना। किसी भी अब तक के 10 साल के कार्यकाल में किसी भी राज्य में इतनी विकट परिस्थितियां होने के बावजूद भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, कहीं पर भी ऐसी स्थितियां नजर नहीं है। उसके बावजूद भी विपक्ष के नेता उनको तानाशाह की रूप में संबोधित कर देते हैं, इंटरव्यूज दे देते हैं और फिर कहते हैं कि भाई देखो डिक्टेटरशिप आ गई। मैं लौटूंगा आपके पास। दिलीप यशवर्धन जी, 543 में से 486 सीटों पर आज मतदान संपन्न होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं? राकेश जी तो कह रहे थे कि भैया आप देखिए ना कि इतने मुद्दे आ गए, लेकिन जो ग्राउंड जीरो के मुद्दे थे वो बाकी मुद्दों में खोते हुए नजर आए। कुणाल जी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इस देश में मुद्दों पर चुनाव कभी नहीं होता है, ना मुद्दों पर सरकार बनती है, आज बनी है आज तक, ना मुद्दों पर सरकार गिरी है आज तक। राजनीति के मुद्दे जो वोट के मुद्दे होते हैं वो कुछ और होते हैं, वो समीकरण होते हैं, वो धर्म होते हैं, वो जातियां होती हैं, वो क्षेत्र होते हैं, वो परिवार होते हैं, उन पर सरकारें बन जाया करती हैं। और इस बार भी आप देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि विपक्ष को हमेशा, चाहे सरकार बनाने का मुद्दा हो, चाहे संसद या विधानसभा में बैठ के सरकार चलाने का मुद्दा हो, दोनों ही समय सत्ता विपक्ष को किसी और मुद्दे में भटका देती है और अपना काम करा लेती है। वही काम इस बार इलेक्शन में भी हो रहा है। 400 पार का नारा दे करके इन्होंने विपक्ष को 400 पार के नारे में उलझा दिया। विपक्ष अपना 400 पार कैसे होगा, यही सवाल खड़े करता रहा और मोदी जी अपना जो काम कर रहे हैं वो करते चले जा रहे हैं। लेकिन इतनी सारी कवायदों के बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, ये एक चिंता का विषय है, जिसको मैं हर बार डिबेट में कहता हूं। और आज भी कमोबेश वही स्थिति है, बहुत ज्यादा परसेंटेज में बढ़ोतरी नहीं हुई। अब बाकी नहीं, मेरे दो एक महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में दशकों से मतदान नहीं हुआ था, लेकिन वहां पर बढ़ चढ़कर 42, 43, 46% मतदान होना। अनंतनाग, राजौरी देख लीजिए, इससे पहले बारामूला देख लीजिए, श्रीनगर वाली सीट देख लीजिए। और दूसरा पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 70% से ऊपर मतदान चला जाना। सर ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। अगर कॉइन का एक ब्लैक साइड है तो आपको व्हाइट साइड को भी नोटिस करना पड़ेगा। नहीं, ये देखिए, आप पर्टिकुलर सीट की बात नहीं कर सकते, पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर सकते। हाँ, हम एवरेज की जो वोटिंग परसेंटेज ऑन एवरेज आता है वो एवरेज नहीं बढ़ रहा है। किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदान बढ़ जाना, बहुत सारे फैक्टर्स पे अलग अलग बातें होती हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर एक इंटायरली डिफरेंट मैटर है। वहां पे जो परसेंटेज बढ़ के आ रही है, मुझे लगता है वो सत्ता के फेवर में जा रही है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है। आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद वहां के लोगों को बहुत सारी चीजों में राहत मिली है। टूरिज्म बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, लोगों को राहत मिली है, टेररिज्म से काफी हद तक छुटकारा मिला है और उनको डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं। इसलिए वहां की जनता ये चाह रही है कि वहां पर सरकार जो वर्तमान है उसी को सत्ता दी जाए, उसी को सीटें दी जाए। बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी भी काम कर सकती है, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ के आ रहा है। या ये हो सकता है कि जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव में इस गफलत में बैठे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और वोट देने नहीं निकले थे, वो अब उस गलत फहमी को दूर करने के लिए वोट देने जा रहे हैं। इसलिए बंगाल में आपको परसेंटेज बढ़ा नजर आ रहा है। यानी आप ये संकेत दे रहे हैं कि 2014 में बाबुल सुप्रियो सांसद बनकर आए थे पश्चिम बंगाल से। 2019 में आंकड़ा थोड़ा बढ़ा था। अब 2024 में क्लीन स्वीप करने की भी तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल उन कैटेगरीज में आ सकता है जिस सूची में अब तक दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात आ रहे थे। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अमिताभ जी, अब तक के 6 चरणों के चुनावों के आंकलन से क्या आप इस निष्कर्ष पर पहुंच पा रहे हैं
कि अपोजिशन अब एक ऑप्शन के रूप में भी जनता देख रही है उसको? जो अब तक अपोजिशन रहा, क्या वो एक ऑप्शन बन सकता है? जो स्थितियां हैं और जिस तरह की बातचीत होती रही है और जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, अपोजिशन की तैयारियां इतनी कम थी और अपोजिशन ने जनता के बीच जाकर के अपने लिए वोट मांगने का जो प्रक्रिया थी उसमें वो गतिविधियां उसकी इतनी कम हुई है कि मुझे तो ऑप्शन के रूप में नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि लोग जिस ढंग से वोटिंग पैटर्न भी बता रहा है, वोटिंग जो कम हो रही है उसका बड़ा कारण यही है कि लोग निराश हैं और वो वोट करने के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। और किसके वोटर, मुझे लग रहा है ज्यादातर जो है अपोजिशन के वोटर जो हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, कोर वोटर, क्योंकि हारने वाले के साथ कोई नहीं खड़ा होना चाहिए। तो वो एक बड़ा कारण है। इसलिए आप अपोजिशन को ऑप्शन के तरीके से नहीं देख सकते। भारतीय जनता पार्टी एनडीए जिस तरीके से शुरुआत से तैयारियों में लगी थी और जिस तरीके से उसका माहौल बना हुआ था, कमोबेश उसको कायम रखने में कामयाब रही है। इसलिए ये अलग ढंग का इलेक्शन हो गया है। चुनाव का माहौल अगर पता चल रहा है तो पश्चिम बंगाल में पता चल रहा है, जहां बहुत जबरदस्त जो है टीएमसी फाइट दे रही है। टीएमसी वाला ही जज्बा अगर इधर ऑपोजिशन के अन्य पार्टियों में कायम रहता तो शायद आज वोट परसेंटेज बेहतर होता और फिर आपका ये प्रश्न बड़ा जायज होता कि अपोजिशन को हम ऑप्शन की तरह देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो वह अवस्था तो यही कहती है कि अपोजिशन ऑप्शन नहीं बनने जा रहा है और एक मार्जिन से, अच्छी मार्जिन से फिर से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। यानी कि आप ही कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी से बाकी अपोजिशन पार्टी उसको सीखना चाहिए कि भले ही आप इंडिया अलायंस के बैनर तले हैं, लेकिन अगर आप अपने स्टेट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो फिर नेशनल लेवल की जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको आप टक्कर दे सकते हैं। लेकिन राकेश जी, अगर हम दिल्ली की ही हम बात कर लें, दिल्ली को लेकर जनता बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही है। आज भी दोपहर लगातार हमारे ग्राउंड जीरो पर तमाम संवाददाता जब जनता से पूछ रहे थे, उनके लिए मुद्दे विकास है, उनके लिए मुद्दे सेफ्टी हैं, उनके लिए मुद्दे अब तक का ओवरऑल डेवलपमेंट है। किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि जो दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी जो अपने मुद्दे पर बिजली, पानी, स्वास्थ्य, उनमें से किसी ने जिक्र नहीं किया। यानी कि दिल्ली की जनता स्मार्ट है। एज ए चीफ मिनिस्टर उन्हें अरविंद केजरीवाल पसंद है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर की बात आती है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के फॉर्मूले को दरकिनार करते वो सीधे वो मोदी जी की तरफ देखती है। देखिए, दिल्ली की जहां तक बात है, दिल्ली में एक चीज देखने को मिली है, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, ऊपर नेताओं में गठबंधन का है। कन्हैया कुमार के पक्ष में केजरीवाल प्रचार में निकले थे, केजरीवाल की पत्नी भी प्रचार में निकली थी, लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो फोर्स करता है, दरवाजा नॉक करके कहता है कि वोट देने आइएगा, या आज जो लोग कह रहे थे कि आइए अब तक वोट देने नहीं आए, उसमें मैंने नहीं देखा कि कांग्रेस और आम आदमी का संयुक्त रूप से टीम चली हो। क्योंकि मैं मोहल्ले में रहता हूं तो आम आदमी पार्टी के नेता को भी जानता हूं, कांग्रेस को भी जानता हूं, भाजपा को भी जानता हूं। भाई मैं तो यही कहूँ ना, तो 30 साल से रह रहा हूँ। ये जो आज के नेता उनमें से आधों का जन्म हमारे सामने हुआ है। लेकिन इंडिया गठबंधन की जगह जो इंडिया गठबंधन है मोदी वाला, उसमें मैंने देखा जो जनता था यू का, यहाँ से चुनाव लड़ता हूँ, मेरे गांव के बगल का गांव का है, वो चाचा कहता है मेरे को, मैं देखा कि भाजपा का पार्षद और वो दोनों साथ है। हालांकि अभी तो आम आदमी का पार्षद है, लेकिन जो भाजपा का पुराना पार्षद, दोनों साथ आए और वोट मांगे हमसे, कहे कि आप वोट दीजिए। मतलब जमीन पर जो कांग्रेस का गठबंधन आम आदमी के साथ है, उसके नेता नहीं घूम रहे हैं, ऊपर गठबंधन है, तो मतदाता दिग्भ्रमित तो स्वाभाविक हो जाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तो आधा लोग यहाँ देखने जाते हैं भाई जेल से छूट के कैसा लग रहा है, तो वो कोई जरूरी नहीं है, वो तो हेमा मालिनी को देखने लोग जाते हैं और वो तो सर व्यक्ति की ना वो निजी पसंद है, उस पर हम क्या कर सकते हैं कि कौन किसको देखने के लिए पहुंच रहा है। लेकिन कुल मिलाकर एक नो डाउट जान फूकने में कामयाब रहे हैं। उसके बाद से आने के बाद इंडिया अलायंस के हौसले मजबूत हुए हैं, रोड शोज का सिलसिला बढ़ गया है। यह बात अलग है कि बीजेपी ने स्वाति मालीवाल केस में थोड़ा सा उलझाया जरूर है आम आदमी पार्टी को। नहीं, उसमें बीजेपी की मतलब अविवेकपूर्ण रवैया रहा। बीजेपी ने जरूर से ज्यादा रिएक्ट किया केजरीवाल पर। मैं समझ रहा हूं कि केजरीवाल को माइलेज देने का श्रेय केजरीवाल का कम बीजेपी का ज्यादा रहा।
बीजेपी के समर्थक मीडिया घरानों ने जब से मालीवाल दिखाया, केजरीवाल दिखाया, आप देखिए, आप चाहे बुराई ही करें तो बार बार केजरीवाल 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 तो है ना भाई, मंच माइक सारा कुछ आपका, और प्रचार आप दूसरे की कर रहे हैं। उन समय पर आप अपने नीतियों की प्रचार करते हैं, तो मुझे आपकी नीति समझ में आती। या भाजपा की गलती है कि केजरीवाल को मुफ्त में प्रचार दिया। केजरीवाल का जो बढ़त दिख रहा है, जो भीड़ दिख रही है, वो अरविंद केजरीवाल का काम कम और भारतीय जनता पार्टी का विवेकपूर्ण राजनीति ज्यादा मुझे लग रहा है। इसमें मैं जरूर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक साथ दिल्ली में चुनाव लड़ना, क्या आपको लग रहा है घाटे का सौदा था? अगर इंडिपेंडेंट लड़ते उसके बाद पोस्ट पोल अलायंस होता तो शायद बेहतर नतीजे आ सकते थे 2014 की तरह। लेकिन अब जनता बहुत स्पष्ट है ना, जनता तो यह भी कह रही है कि अगर आप एक अलायंस में थे तो आपने एक साथ मंच दिल्ली में साझा क्यों नहीं किया? राहुल गांधी ने एक रैली की नॉर्थ ईस्ट पर, जहां से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं कन्हैया कुमार, इसके अलावा उन्होंने किसी भी आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, चाहे वो हम बात कर ले सहीराम की, महाबल मिश्रा की, कुलदीप कुमार की, किसी के लिए भी उन्होंने प्रमोशन नहीं किया। अपने कैंडिडेट के लिए प्रमोशन किया, बाकी आम आदमी पार्टी को कंसीडर करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। दोनों ने राकेश जी आपके पास सवाल था होगी। जी दिलीप जी कंटिन्यू सवाल है ना आपका। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कुणाल जी कि अगर दिल्ली की जनता जरा भी एनालिटिकल होगी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों को वोट नहीं करेगी। उसका कारण ये है कि आम आदमी पार्टी की जो शुरुआत हुई, राजनीतिक सफर जो शुरू हुआ, वो कांग्रेस के कंधे पे चढ़ के ही हुआ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो नारा पुरजोर तरीके से चलाया गया था आम आदमी पार्टी बनने से पहले केजरीवाल जी के द्वारा, वो कांग्रेस के खिलाफ ही था। और उन्होंने तब दम भर भर के कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम कांग्रेस को जेल भेजेंगे, शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे। और उसके बाद भी उनमें आपस में लड़ाइयां चलती रही। इवन इस गठबंधन के चुनाव होने से पहले भी ये डिक्लेरेशन दिया जा रहा था कि हम दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में कांग्रेस की यूनिट ने साफ मना कर दिया था कि हम आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इन बातों को अगर जनता ध्यान रखेगी तो वो समझ जाएगी कि ये जो अलायंस किया गया है ये महज एक चुनावी अलायंस है। इसका सामाजिकता से कोई लेना देना नहीं, इसका सत्ता से कोई लेना देना नहीं। और अगर सत्ता में ये आ भी जाएंगे तो इस सरकार चला नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इससे अरविंद केजरीवाल को भी नुकसान होगा, कांग्रेस को भी नुकसान होगा और फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण सवाल दिलीप जी, मैं चाहूंगा कि आप क्लियर कट बताएं, क्या कांग्रेस विन विन सिचुएशन में है दिल्ली में या नहीं? अगर आम आदमी पार्टी के सांसद नहीं जीतते हैं तो भी कांग्रेस खुश होगी, क्योंकि अपोजिशन, अब वही आपने कहा ना कि भाई कांग्रेस के कंधे पर रखकर आम आदमी पार्टी पैदा हुई। तो अगर आम आदमी पार्टी के सांसद नहीं जीतते हैं तो भी कांग्रेस कहेगी भैया चलो ठीक है, इनका वोट बैंक नीचे जा रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ ये स्थिति हुई तो भी कांग्रेस के लिए ठीक है कि भाई उनका नेशनल अपोजिशन नीचे आया। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के लिए विन विन कह लीजिए, लूज लूज कह लीजिए, दोनों ही बातें हैं। अगर आम आदमी पार्टी का वोटर इस अलायंस से जरा भी खुश होगा तो वो कांग्रेस के खाते में जाएगा, आम आदमी पार्टी के खाते में कम जाएगा। क्योंकि जब केंद्र की सरकार बनानी होती है तो वोटर का माइंडसेट थोड़ा सा बदल जाता है। दिल्ली की विधानसभा का चुनाव होगा तो नो डाउट उसका फेवरेटिज्म केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ेगा। लेकिन जब केंद्र की सत्ता की बात आएगी तो केंद्र की सत्ता में जनता ये भी देखती कि केंद्र की सत्ता चलाने लायक है कौन। आज केजरीवाल नेशनल पार्टी, सो कॉल्ड नेशनल पार्टी बन गए हैं, लेकिन अभी वो केंद्र की सत्ता चलाने के लायक नहीं है। सारी सीटों पे चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। तो जो पार्टी सारी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रही है वो केंद्र की सत्ता कैसे चलाएगी? ठीक है अमिताभ जी, ये तो बात हुई दिल्ली की, जहां पर 2014 और 2019 दोनों ही चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। लेकिन इसका एक पड़ोसी राज्य भी है हरियाणा, जहां पर 2014-2019 पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए 10 की 10 सीटें ले ली थी। लेकिन इस बार हरियाणा के समीकरण क्या नजर आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कांग्रेस चुनौती बनी हुई है? और वो भी तब जब जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, जो अब तक बीजेपी के साथ थी, वो खुद मैदान में है और त्रिकोणीय मुकाबला क्रिएट कर रही है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 सीटों का नुकसान जो है, लगभग 3 सीटों का नुकसान हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। पूरी सब तरह सफाया नहीं होगा। 2 से 3 सीटें जो हैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लूज करने जा रही है। ये नुकसान उसे वहां पे झेलना पड़ेगा 10 सीटों में से। पिछली बार की तरह इस बार पूरा का पूरा सीट उसे नहीं मिलने जा रहा है, ये बहुत स्पष्ट है। अब उसका कारण क्या है? क्या किसान आंदोलन या किसानों की नाराजगी उसका कारण है, या जेजेपी का अकेले चुनाव लड़कर वोटों का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना कारण है?
किसान आंदोलन, देखिए किसान आंदोलन का जो प्रभाव था ना, पंजाब हरियाणा के बहुत कम किसान, जो बहुत समृद्ध किसान है, केवल वही लोग शामिल हुए थे। नहीं तो हरियाणा के आम किसान जो है उसमें छोटे किसान बिल्कुल नहीं शामिल हुए थे। जो बड़े किसान है वही शामिल हुए थे। और आपको ये भी पता होगा कि हरियाणा के किसानों ने बड़ी वहां पे कष्ट झेला था, क्योंकि सारा प्रदर्शन जो है दिल्ली के बॉर्डर पे और हरियाणा पे ही उसका असर पड़ रहा था। हरियाणा के तो जो बॉर्डर के इलाके के लोग हैं वो बड़े परेशान भी हो गए थे। छोटे व्यापारी, छोटे किसान, नौकरी करने वाले दिल्ली में वो बहुत परेशान हुए थे और उनके अंदर एक किस्म की नाराजगी सी भर आई थी। ये आप कह सकते हैं। वहां का जो अपना वो जो जाट वाला समीकरण है उसका जो थोड़ा सा है उसका असर पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा वहां बहुत प्रभावशाली रहे हैं जाट वहां पे। ठीक है। तो उसको लेकर के, खट्टर को लेकर के थोड़ा सा उनके बीच जो नाराजगी होगी, मुझे लगता है वही कुछ झलकेगी। वरना जेजेपी में मुझे ऐसा ही लग रहा है बचने के लिए इसीलिए पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है ताकि नायब सिंह सैनी या मनोहर लाल के मामले पर जनता को कंफ्यूज ना किया जाए। ठीक है राकेश जी, दिल्ली पंजाब के बाद, दिल्ली हरियाणा के बाद यूपी पर सीधा स्पष्ट सवाल। यूपी की जिन 14 सीटों पर मतदान हो रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? इन 14 में से 10 सीटों पर 2019 पर बीजेपी ने एकदम क्लीन स्वीप किया था। 3 छोड़ी, 1 गई थी बसपा के पास, सपा के पास, और 3 गई थी बसपा के पास। अब क्या समीकरण नजर आ रहे हैं? क्या बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं? आंकड़ों में 1-2 का उछाल होगा या फिर इस बार चुनौती ज्यादा है? इसमें योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मतदान हो रहा है और वहां लोगों को पता है कि वह दिल्ली भाजपा उत्तर प्रदेश भाजपा को दिक्कत देने जा रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश के सभी लोग, चाहे वो भाजपा के मानने वाले, सपा को मानने वाले हो, योगी के साथ है और वहां मतदान योगी जी को हो रहा है। यह बात स्पष्ट हो जाए। शुरू करते हैं पूर्वांचल से। देखिए आजमगढ़ आज हुआ। आजमगढ़ में मुलायम परिवार के चश्मो चिराग धर्मेंद्र वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार भी धर्मेंद्र ही चुनाव लड़े थे और ये निरहुआ लड़ा था, लेकिन जो वहां जमाली था वो बहुजन समाज पार्टी का आदमी, जमाली अलग से चुनाव लड़ा था, इसलिए वो वोट बट गया था। अब की बार जमाली समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन जमाली की जो हैसियत है वो मुस्लिम तबके में है, वो स्वतः और मुलायम सिंह यादव के साथ है, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। जो दलित मतदाता है वो मायावती के साथ है, और मायावती किसके साथ है ये दलित को बताने की जरूरत नहीं, वो एकदम समझदार आदमी है, तो उसका कोई बहुत बड़ा फर्क आजमगढ़ में नहीं पड़ता। ठीक है। सुल्तानपुर में सोनिया गांधी के मतलब क्या बोलते हैं, गोतनी चुनाव लड़ रही है, मेनका गांधी। मेनका जी के बेटे का टिकट काट करके मेनका को चुनाव में उतारा गया है। ये जो वहां जगदीशपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, ये तो होता रहता है। यही स्थितियां पीलीभीत के साथ भी थी। कभी वहां से वरुण गांधी चुनाव लड़ते थे, कभी वहां से मेनका गांधी चुनाव लड़ती थी। सेम एज इट इज यहाँ पर या आंवला हो गया या सुल्तानपुर हो गया, ये 3-4 सीटों में ही ये दोनों चेहरे सिमटते नजर आते हैं। असल में क्या है कि मैंने बताया ना, ये जो बेल्ट है, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, जगदीशपुर, ये सारा ना गांधी परिवार का माना जाता है। हालांकि वहाँ किसी ने गांधी परिवार कोई आदमी जन्म नहीं लिया, ना ही वहाँ का रहने वाला है। गांधी नेहरू का तो पता नहीं वो है कहाँ के, वो तो बड़ा मुश्किल बात है। इलाहाबाद में घर बनाए थे, कहाँ के वो चर्चा आज नहीं है। लेकिन हाँ, कर्म भूमि रही है। इंदिरा गांधी ने, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से लड़े थे, इंदिरा जी लड़ी थी, संजय गांधी लड़े थे, ये वही वाला क्षेत्र है। तो मेनका जी के साथ सिंपैथी है और मेनका जी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे। बेटे का टिकट कट गया है, पिछले बार उनको मंत्रिमंडल में नहीं रखा गया था, अब की बार जीतेंगी तो कोई बड़ा सीट की दावेदारी करेंगी, हार जाएंगी तो खात्मा हो गया, फिर बेटा भी नहीं आ पाएगा। बेटा तभी आएगा जब माँ आ रही है, तो वो करो या मरो की स्थिति में है। प्रयागराज की जहां तक बात है, प्रयागराज पहली बार एक आतंकवादी के आतंक से मुक्त होकर के भय मुक्त मतदान कर रहा है, क्योंकि अब वहां का मतदाता अतीक अहमद के साये से अलग निकल चुका है। तो वहां पर जो मतदान हो रहा है वो रेवती रमन के लेगेसी को आगे बढ़ाएगा या भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में आएगा, इस बात पर है। उसी तरह से जगदम्बिका पाल। सर रोक रहा हूं, आपके पास बीच बड़ी खबर, 4 जून को इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, ये कहना मल्लिकार्जुन खड़गे का। बड़ी खबर, खड़गे बोले कि हमारी जीत की संभावना ज्यादा है। तो बड़ी खबर जहां पर इलेक्शन के बीच 5 बजे तक का आंकड़ा भी सामने आ चुका है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, यह कहना है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो 5 बजे तक का आंकड़ा सामने आ चुका है। 57.70% मतदान हो चुका है। बिहार में 52.24, हरियाणा में 55.93, जम्मू कश्मीर में 51.35, झारखंड में 61.41,
दिल्ली में 53.73, उड़ीसा में लगभग 60%, उत्तर प्रदेश में 52% और पश्चिम बंगाल में 77.99 यानी कि 78% मतदान यहां पर सामने आया है। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी, किस तरह से आप देखते हैं बड़ी खबर 5 बजे तक 57.70% मतदान? अगर देखा जाए ओवरऑल तो जम्मू कश्मीर में सबसे कम आंकड़ा है 51.35, लेकिन पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड टूटा और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में लगभग 78% मतदान। दिलीप यशवर्धन जी, आवाज पहुंच रही है दिलीप जी आपके पास? ठीक है, नहीं पहुंच रही। अमिताभ जी, आप जवाब दे सकते हैं, 5 बजे तक का आंकड़ा सामने आ चुका है। मुझे लग रहा है कि बाकी सभी चरणों से बेहतर स्थिति अब आज नजर आने वाली है हमें, खास करके पश्चिम झारखंड में जिस तरीके से चुनाव का प्रतिशत है, ये अब मुझे लगता है कि अब ये 65-70% के आसपास टोटल में जाना चाहिए, 65 के ऊपर जाना चाहिए टोटलिटी में। जिस ढंग से चुनाव की प्रतिशत नजर आ रहा है, 78% जाना पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि 80% से ज्यादा वोट हर एक प्रदेश में हो, ताकि सही पार्टी चुना जाए। जनता का सही मिजाज तभी सामने आएगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग कर रहे होते हैं। अभी बहुत सारे मतदाता निराश हैं, मुझे ख्याल से बहुत सारे मतदाता बाहर नहीं निकल रहे हैं। उसका बड़ा कारण है कि फाइट अच्छी नहीं हो रही है। अब जहां फाइट अच्छी हो रही है, आप देखिए वहां जबरदस्त मतदान हो रहा है। झारखंड और बंगाल में सचमुच इलेक्शन की फाइट बहुत जबरदस्त है जी। और जिस ढंग से ममता बनर्जी एग्रेसिव होकर लड़ रही है, उसका असर हमें साफ नजर आ रहा है। लेकिन ज्यादा परसेंटेज का यह भी मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलने वाला है, जो मैं बहुत स्पष्ट देख रहा हूं इस मसले पे। ठीक है, कश्मीर जहां तक बात है, तो कश्मीर में ये भी जो चुनाव का जो परसेंटेज है ना, ये बहुत उत्साहवर्धक है। हमें समझना चाहिए कि कश्मीर के लोगों ने बहुत झेला है और उसके बाद जब शांति की स्थिति आई, 50% के ऊपर मतदान बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आने वाले चुनाव में मुझे लगता है कि वहां की जनता और बड़ी संख्या में सामने आएगी। राकेश जी, जम्मू कश्मीर की ये अनंतनाग राजौरी सीट पर जो मतदान हो रहा है, इससे पहले हमने बारामूला की सीट भी देखी थी, वहां पर भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान दर्ज किया गया था। श्रीनगर अगर आप देख लीजिए, ये एक नए उभरते जम्मू कश्मीर और मजबूत होते लोकतंत्र की नींव नहीं रख रहा सर, क्योंकि अब तक जम्मू कश्मीर में कहा जाता था कि लोग वोटिंग नहीं करते थे, 5%, 3%, 8%, और जो करते थे वो स्याही वाली उंगली नहीं दिखाते थे, चुपचाप घर भाग जाते थे, कहीं और बंद कर लेते थे कि कहीं मिलिटेंट नाम को पकड़ ले। लेकिन अब देखिए, लोग अपने मुद्दों के लिए भले ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, दैट इज देयर पर्सनल मैटर, लेकिन वो बाहर निकल रहे हैं, कतारों में खड़े हो रहे हैं, स्याही वाली उंगली दिखा रहे हैं, मुद्दे बता रहे हैं। तो क्यों ना माना जाए कि धारा 370 हटने के बाद जो केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए गए, जो प्रपोजल्स केंद्र सरकार की तरफ जम्मू कश्मीर में रखे गए, जो व्यवस्थाएं केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम को दी गई, वो क्यों नहीं बढ़ चढ़कर बोलेंगे लोग? देखिए, सबसे पहले तो मतदान चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष को या निर्दलीय को हो या नोटा को हो, मतदान होता है और वो लोकतंत्र में ही योगदान होता है। ये मतलब नहीं है कि अगर सत्ता पक्ष को नहीं मिला या एक ऐसे आदमी को मिला जिसको 5 ही वोट मिला, नहीं, वो लोकतंत्र में योगदान है। देखिए, जम्मू कश्मीर की तीन बातों में व्याख्या होगा, एक शब्द में नहीं किया जाता। पहले आप जम्मू कश्मीर पता ना गए कि नहीं, आपका तो चैनल ही वहीं का है। मैं गया हूँ कश्मीर में, वहां बड़ी विषम परिस्थिति है। वहां हमारे दिल्ली जैसा नहीं है कि आप मोटरसाइकिल से, कार से, पैदल, ऑटो से चले गए। सर, आप सरप्राइज करेंगे कि इस वक्त मैं जो आपसे सीधे रूबरू हूं, मैं जम्मू में ही बैठा हूं, जम्मू से बैठ के जम्मू अच्छा, आप जम्मू चले गए, बधाई हो। नहीं, पिछली बार ओखला में मुलाकात हुई थी, अच्छा चले गए, बधाई हो। अब वो तो सर पत्रकारों का काम है, कभी दिल्ली कभी जम्मू, हर राज्य को नापना है और जनता के मन को भापना है। तो फिर आप वहां बैठे हैं तो वहां की परिस्थिति को भाप रहे हैं कि विषम परिस्थिति है, वहां पहाड़ी है, पैदल जाना है। आप देखिए कि मतदान देने यहाँ दिल्ली में ऑटो वाला दिन भर हमारे गली में 50 चक्कर लगा रहे थे, बैटरी वाला, वो सब राजनीतिक दल लेके जा रहे थे। जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। मतलब जो दिल्ली में एक आदमी वोट देने पार्टी के ऑटो में जा रहा है और जम्मू वाला अपने पैदल चल के अपने साधन से जा रहा है, वो ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा आदर के योग्य है। दूसरा क्या है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक चीज देखा कि भाई गन कल्चर चल रहा है, फायदा सिर्फ 3 आदमी को हो रहा है,
राजनीतिक दल में वो अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और आतंकी परिवार। बाकी किसी को फायदा नहीं है जम्मू कश्मीर के आतंक से। आम जनता आज भी भूखमरी और मुफलिसी के शिकार है। उसके जगह उन्होंने देखा है कि मनोज सिन्हा वहां पर एलजी के रूप में जो केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने सड़क पर काम किया है। आज मेरे घर से कुछ किलोमीटर पर जामिया इस्लामिया में जो आईएएस का कोचिंग है, उसमें से बहुत बच्चों ने आईएएस की परीक्षा पास किया है कश्मीर हॉस्टल से। तो वो देख रहे कि एक जगह लोग बंदूक चलाते थे, पत्थर चलाते थे, और दूसरे जगह हमारे बच्चे आईएएस निकाल रहे हैं। तो हमको ये वाला निजाम चाहिए। इसीलिए उस निजाम से दुखी होकर के इस निजाम को अपना तन मन समर्थन देने के लिए वो लोग आए हैं। उनके मतदान प्रतिशत को मत देखिए, उनके हौसले को देखिए, उनका हौसला कितना है। और उनके हौसले को सलाम है। पश्चिम बंगाल का 78% से ज्यादा आदरणीय, जम्मू कश्मीर का 38% मेरे लिए। ठीक है। अमिताभ जी, एक छोटा सा रिएक्शन, 2 स्टेट बचे हैं, उस पर छोटा छोटा अपना रिएक्शन दे दीजिए, उसके बाद कार्यक्रम का समापन करूंगा। राज्य बचे हैं झारखंड और उड़ीसा। झारखंड में कांग्रेस प्लस झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जेएमएम है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उनका मुकाबला कर रही है। क्या परिस्थितियां नजर आ रही हैं? और ओडिशा, बीजेपी वर्सेस बीजेडी, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं? मुझे लग रहा है कि झारखंड और उड़ीसा दोनों जगह बीजेपी जो है उसको और बेहतर स्थिति में होने जा रही है। दोनों जगह उसकी सीट्स बढ़ रही हैं, ये तय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका। बड़ी खबर, जहां पर 5 बजे तक कम वोटिंग परसेंटेज सामने, सबसे ज्यादा 77.9% पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश 52.02% मतदान 5 बजे तक, ओडिशा 59.60% मतदान 5 बजे तक, दिल्ली 53.82% मतदान 5 बजे तक, बिहार 52.24% मतदान 5 बजे तक, जम्मू कश्मीर 51.35% मतदान 5 बजे तक, हरियाणा 55.93% मतदान, झारखंड 61.41% मतदान, और कुल वोटिंग 57.70%। तो लगातार बंपर वोटिंग हो रही है, बढ़ चढ़कर मतदान का सिलसिला जारी है। अब भी कुछ मिनट बाकी हैं, घर से निकलिए, वोटिंग नहीं की है तो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका निभाएं। भूमिका निभाते हुए नजदीकी पोलिंग बूथ जाएं और मतदान जरूर करें, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि यही समय है, सही समय है। लोकतंत्र के इस महा उत्सव में अपनी भूमिका निभाएं। बड़ी खबर यूपी से, गाजीपुर में पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा। मोदी बोले कि सपा ने माफियाओं को पाला और पोसा। मोदी बोले योगी सरकार में दंगे बंद, दंगाई बंद। मोदी बोले मेरे काम से गरीब का जीवन बदला है। तो ये जैसे जैसे मतदान चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी बोले कि इंडी गठबंधन ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सपा ने माफियाओं को पाला है, पोसा है, लेकिन योगी सरकार आने के बाद दंगे भी बंद हुए और दंगाई भी बंद हुए। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे काम से गरीब का जीवन बदला है और सबका साथ सबका विकास हुआ है। तो बड़ी खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव में छठे चरण के तहत 58 सीटों पर वोटिंग का सिलसिला जारी। बड़े बड़े दिग्गज चेहरे लगातार मतदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कड़ी में जमकर विपक्ष पर आरोप लगाते नजर आए। नेहरू जी को यहाँ की स्थिति बताई और आंख में आंसू के साथ बाबूजी ने कहा कि कैसे यहाँ के लोग जानवरों के गोबर से गेहूं बीन करके खाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उसमें भी राजनैतिक मौके तलाश लिए, सियासी ड्रामे हुए, लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए पटेल आयोग बना, रिपोर्ट आई, फिर फाइल धूल फांकने के लिए छोड़ दी गई। साथियों, आज मुझे कितना संतोष होता है कि हमारी सरकार हर गरीब को मुफ्त राशन दे रही है।
कोरोना के इतने बड़े संकट में भी सरकार ने गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया। मुफ्त राशन की योजना पर आज मोदी लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। किसके लिए? ताकि आज फिर किसी गरीब को वो परेशानी ना उठानी पड़े जो उसने कांग्रेस सपा के राज में उठाई है। साथियों, इंडी गठबंधन वालों को कभी भी आपकी परवाह नहीं होगी। आप याद करिए, कांग्रेस कैसे सरकारें चलाती थी। ताड़ी घाट पुल का शिलान्यास हमारी बाबू ने करवाया था। उसके बाद 6 दशक तक ये काम लटका रहा। इंडी पार्टियों की कितनी सरकारें आई, सरकारें आई और चली गई, लेकिन पुल नहीं बना। पुल तब बना जब आपने मोदी को आपकी सेवा का अवसर दिया। और ये मेरा सौभाग्य था कि बाबूजी का जो सपना था वो मैंने यहां आकर के इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे मिला। साथियों, काम लटकाने और हक मारने में तो कांग्रेस को महारत हासिल है। इन्होंने हमारे सेना के वीर जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन तक नहीं मिलने दी थी। 1 रैंक 1 पेंशन तब लागू हुई जब मोदी आया और कांग्रेस ने हमारे सेना के जवानों के साथ उनकी तपस्या का कैसे मखौल उड़ाया था, उनकी आंखों में कैसे धूल झोंकी थी, उनको मूर्ख बनाने का भरपूर प्रयास किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जनसभा कर रही हैं 7वें चरण के मद्देनजर। 7वें चरण की अगर हम बात करें तो 7वें चरण में कुल 57 सीटों पर मतदान होना बाकी है। 1 जून को वोटिंग होगी और उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष यानी कि सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। नॉन स्टॉप इलेक्शन कवरेज 2024 का दंगल चल रहा है।